और जितनी हमारे ट्राइबल्स के लिए संविधान में आर्टिकल्स अपनी राइट्स को इंगित किया गया है, उनके बारे में उन्हें काफी जानकारी है। और रूढ़िगत व्यवस्था जो पहले कहा करते थे, दबान, पटेल, पटवार, मुकद्दम, ये इनकी क्या अहम भूमिका थी जो उस विचारधारा को संक्षिप्त में ठोस शब्दों में हमारे समाज को रूबरू करें। धन्यवाद सर। साथियों, आज इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित समस्त आदिवासी समुदाय के एवं अन्य समुदाय के मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा साथी एवं इस कार्यक्रम को आयोजक करने वाले आयोजक कमेटी के समस्त पदाधिकारी एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, आप सब लोगों को साहित्य से सेवा जोहार। साथियों, जैसा कि आज हम बात करते हैं विश्व आदिवासी दिवस, तो आदिवासी क्या है और आदिवासी की परंपरा, आदिवासी की नयन नियम, आदिवासी की नयन दस्तूर, आदिवासी की संस्कृति, आदिवासी की रीति रिवाज, इन सारे ढेर सारे जो बातें हैं जिनको समझने की आवश्यकता है। जैसा कि हमको बतलाया गया कि हमारा देश आजाद था, आजाद होने के बाद हम लोगों को रिजर्वेशन भी दिया और अन्य सारे सुविधाएं सरकारों के द्वारा दिए गए, फिर भी हमारा आदिवासी समाज जहां का वहां है। कारण क्या है? कारण हमको समझना होगा। और हमारे जो आदिवासी समुदाय में विभिन्न प्रकार के जो समस्याएं हैं, जिन्हें हम किस रूप में उनका समाधान कर पाए, हमको इस रास्ते पे चलने की आवश्यकता है। तो हम अपनी व्यवस्था को समझने का प्रयास करें। हम बात करते हैं आदिवासी की, सिर्फ हम आज ही के दिन हम अपना वेशभूषा, पारंपरिक जो नए नियम, नए दस्तूरिया, उस पर हम लोग विचार मंथन करते हैं और पूरे एक साल तक कहना चाहिए उसके बारे में कभी नहीं सोचते। क्योंकि आज जो इस देश के अंदर जो व्यवस्था जो चल रहा है वो केवल और केवल संविधान के हिसाब से, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 उसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है। उसमें बोला गया है कि सभी देश जो है संविधान से चलेगा, तो हमारे लोगों को संवैधानिक जानकारी रखना होगा। तो संविधान में आदिवासियों को कहां पर उनकी व्यवस्था के लिए उपबंधित किया हुआ है, उसे समझने की आवश्यकता है। तो हमारे लिए अनुच्छेद 13 में आदिवासी समुदाय के लिए उनके हक अधिकार, उनके कानून कायदे, उनके नियम, नयन दस्तूर, ये सारे चीज जो है संविधान के अनुच्छेद 13 में दिया हुआ है। आप लोग पढ़िए, क्योंकि हम बात करते हैं रूढ़ी प्रथा, रूढ़ी प्रथा। अब रूढ़ी प्रथा क्या है? क्योंकि जो उसमें बतलाया गया है, रूढ़ी और प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। तो विधि क्या है उसको समझने की आवश्यकता। विधि एक कानून है जो किसी समुदाय को संचालित व संरक्षित करती है। तो कानून एक जमीनी स्तर से शुरू होता है,
विधि विधि कहें तो क्या होगा, जो विधि विधान, जो हमारा जो व्यवस्था है, विधि विधान, नैंग नियम, नैंग दस्तूर, वहां से शुरुआत होता है। तो हमारे विधि विधान आदिवासियों का क्या है, उसको समझने की आवश्यकता है। तो आदिवासियों का जो विधि विधान, नैंग दस्तूर, नैंग नियम, ये हमारे भूमिका लोग अच्छा से समझते हैं और वो लोग हमारे विधि विधान को संचालित करते हैं। और उस पर जो है, उस विधि विधान के तहत आदिवासी समुदाय संचालित होता है और कानून भी उसी रूप में बनता है। तो ये रूढ़ी प्रथा जो हम बात करते हैं सिर्फ आदिवासियों का ही नहीं है, ये गैर आदिवासियों का भी है, जबकि रूढ़ी प्रथा दो तरह का है। जो आदिवासियों का रूढ़ी प्रथा है वो अलिखित में है, जिसको नॉन जुडिशियल बोला गया है, और अन्य लोगों का जो रूढ़ी प्रथा है वो लिखित में है। लिखित में जैसा रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, ये सारी चीज, और उनके जो सिविल कोड और अन्य ऐसा उनका जो धर्म के लोग हैं उस हिसाब से उनका कानून बना हुआ है। तो एक लिखित व्यवस्था और अलिखित व्यवस्था, तो आदिवासी का जो भी व्यवस्था है वो अलिखित है, लिखित में नहीं है। हमारा जो बैगा भूमिका, पंडा पुजारी जो कुछ भी विधि विधान करता है, पूजा पाठ करता है, वो मौखिक रूप से करता है, इसलिए हम लोग आदिवासी हैं। और हमारा जो संस्कृति संस्कार ये भी गैर लोगों से भिन्न में है, तो हमको इनको समझने की होगी। तो विधि के अनुसार कानून बना है, विधि एक कानून, तो कानून को भी समझना होगा। कानून क्या है, जैसा कि कानून के 4 प्रकार जो बतलाया गया है, विधायी स्रोत, स्थायी विधायी स्रोत, अस्थायी विधायी स्रोत और प्रत्यायोजित विधायी स्रोत। ये किसके कानून है, ये लिखित व्यवस्था के कानून है। स्थायी विधायी स्रोत अर्थात इसको कौन बनाता है, विधायिका बनाता है। विधायिका तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके द्वारा स्थायी विधायी स्रोत के कानून बनाए जाते हैं। और ये कानून जो है, जो केंद्र सरकार को जो पावर मिला हुआ है, किस आर्टिकल के तहत मिला है, अनुच्छेद 13(2) के तहत ये सरकार कानून बनाता है। और इसके बाद जो आता है अस्थायी विधायी स्रोत, तो अस्थायी विधायी स्रोत के कानून को राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को पावर है अध्यादेश लाने का, जो आपातकालीन स्थिति में वो अध्यादेश ला सकता है। और अनुच्छेद 123 के तहत अस्थायी विधायी स्रोत के कानून बना सकता है, जो उसका जो वैलिड रहता है 6 सप्ताह से 6 महीना का। उसी तरह राज्यपाल जो होता है उसको अनुच्छेद 213 के तहत उसको अध्यादेश लाने का पावर है। आया कार्यपालिका जो प्रत्यायोजित विधायी स्रोत का कानून बनाता है, जिसको भी अनुच्छेद 239 के तहत उसको पावर मिला हुआ है, तो उनका भी समय अवधि वही रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्थायी विधायी स्रोत, अस्थायी विधायी स्रोत और प्रत्यायोजित विधायी स्रोत ये लिखित कानून है। और आदिवासियों के लिए जो कानून है वो गैर विधायी स्रोत है। गैर विधायी स्रोत अर्थात अलिखित कानून। तो हमारा कानून लिखित में नहीं होता, हम जो रूढ़ी प्रथा की बात करते हैं ना, वही हमारा कानून है, ये हमारा व्यवस्था है। और हमको अगर हमारे व्यवस्था को संचालन करना है तो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ जो व्यवस्था रहा है, वो क्या व्यवस्था रहा है, हमारे गांव की व्यवस्था। हमारे सबसे पहले खेरों मेड़ों से शुरुआत होता है, हमारे पूरे गांव के जो प्रेम शक्ति हैं उनसे शुरुआत होता है। इसके बाद हमारे गांव में अगर किसी प्रकार का किसी ने कुछ गलत कर लिया तो हमारे गांव के पंच पंचायती जो हमारे मुखिया मुकदम और हमारे जो गांव के सियाने होते हैं उनके द्वारा निर्णय किया जाता है। ये हमारी व्यवस्था है। और हम लोग आज हम उस व्यवस्था को छोड़ चुके हैं।
जहां पर कि कहा गया है कि 18 अप्रैल 2013 वेदांता जजमेंट में बोला गया है, हम लोग नारे बस लगाते हैं, उसको हम समझते नहीं है। उसमें बोला गया है कि विधानसभा में लोकसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, तो ग्राम सभा हमको समझना होगा। तो हम लोग अभी क्या ग्राम सभा को समझ रहे हैं? हम वही ग्राम सभा को समझ रहे हैं जो पंचायत वाला ग्राम सभा। तो पंचायत वाला ग्राम सभा क्या है? जो हमारे पूर्वजों की ग्राम सभा, जो पूर्वोत्तर व्यवस्था से जो चला आया, हमारे पारंपरिक रूढ़ी प्रथा, पारंपरिक ग्राम सभा, उस व्यवस्था को पावर दिया हुआ है। ये जो अभी हम लोग ग्राम सभाओं के उस पर भी कंफ्यूज हो रहे हैं। ग्राम सभा है तो ग्राम सभाओं को भी 3 रूप में जानना हो सकता है। एक तो हमारा जो पुराने बाप दादाओं से जो चलता है वो कहलाया हमारा रूढ़ी प्रथा पारंपरिक ग्राम सभा, तो उस ग्राम सभा को बोला गया है कि सबसे बड़ा। और फिर दूसरा में आया को पंचायत विस्तार अधिनियम 1993 में जो पंचायत विस्तार के लिए कानून बनाया हुआ है, तो वो पंचायत विस्तार अधिनियम जो है वो स्थायी विधायी स्रोत के कानून के तहत बनाया हुआ है। तो उसके लिए जो है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो एजेंडा बना हुआ आता है, उस माध्यम से उसके ग्राम सभा संचालित होता है। और अभी आया है पेशा कानून 1996 जो 22 में अभी उसको लागू किया गया है, वो जो है उसका भी वही मकसद है। उसको भी पेशा कानून को ये स्थायी विधायी स्रोत के कानून के रूप में बनाया गया है, उसको केंद्र और राज्य सरकार बनाया है। हमको इस बात को समझना होगा कि जो आदिवासी है उसको बोला गया है 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में आया हुआ है कि आदिवासी ही इस देश के मूल मालिक है, अन्य भारतीय विदेशी नागरिक है। इस बात को आपको समझना होगी। जब आप लोग मालिक हो तो आप लोगों को लिए एक अलग कानून व्यवस्था है। जो ये केंद्र और राज्य सरकार जो कानून बनाता है वो कानून आदिवासियों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, उनके ऊपर लागू नहीं होता। इस बात को हमको समझना होगा। पर कब लागू नहीं होगा? जब आप अपने व्यवस्था में संचालित होंगे तब। हम अपनी पूर्वोत्तर व्यवस्था, हमारे नियम, हमारे नियम दस्तूर, हमारे रीति रिवाज, इन सारे व्यवस्थाओं पे आप संचालित होंगे तब आप लोगों के ऊपर ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बनाया हुआ कानून लागू नहीं होता। जो आज पुलिस प्रशासन का भी कानून बनाया, अभी क्या बना है भारतीय न्याय संहिता, तो उसमें भी दिया हुआ है भारतीय न्याय संहिता के उपखंड 1 उसके उपधारा 6(1) के तहत उसमें भी बोला गया है कि स्थानीय विधि के ऊपर ये स्थायी विधायी स्रोत या अस्थायी विधायी स्रोत, प्रत्यायोजित विधायी स्रोत के कानून लागू नहीं हो सकते। तो जब तक हम हमारी व्यवस्था को नहीं समझेंगे, जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक जो है हमारा समाज जो है तो ऐसे होता रहेगा। क्योंकि हमारे लोगों को आज देख रहे हैं हम, जहाँ जहाँ आदिवासी समुदाय वहाँ कहीं बांध बनाया जा रहा है, कहीं अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, कहीं ढेर सारे प्रोजेक्ट के नाम से हमारे लोगों को विस्थापन किया जा रहा है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट बोला है कि 5वीं और 6वीं अनुसूचित क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार की 1 इंच जमीन नहीं है। फिर जब उनकी 1 इंच जमीन नहीं है तो ये किस रूप में हमको वहां से विस्थापन करवाया जा रहा है? तो इस बात को हमको समझना होगा। तो हम लोग कहीं न कहीं हम अपने समझ से जो है तो समझदारी नहीं रख पा रहे हैं। जैसे कि आज हमारे अपने ही क्षेत्र में ये जो औड़ारी बांध जो बनने का यहाँ स्वीकृति किया हुआ है सरकार के द्वारा, अगर उस क्षेत्र में वहाँ अगर मुकद्दम लोग होंगे, मुकद्दम लोग मजबूत होंगे तो वहाँ पर जो है कोई सरकार या कोई आ जाए वहाँ बांध नहीं बन पाएगा। ये चैलेंज है। और हम जुडिशियरी व्यवस्था में अगर चलते रहेंगे और काम करेंगे तो हमको जो है अनुच्छेद 31 की तहत एक लोकहितों के नाम से उस भूमि को सरकार ले सकता है। हम लोगों को पता नहीं है। जैसे हमको अभी जो
मरावी जी बोले कि हमको आरक्षण मिला हुआ। आरक्षण किस रूप में मिला हुआ है? आरक्षण जो हमको एक एसटी के रूप में मिला है, अनुसूचित जनजाति के रूप में मिला है। संविधान में हमको आदिवासी ही, एसटी ही ऐसा नहीं बोला गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि जो आदिवासी अपनी परंपरा, अपनी नए नियम, नए दस्तूर के साथ संचालित होगा वह आदिवासी। और हाँ, तो हम लोग अपनी व्यवस्था पे संचालित होने का प्रयास करें, तभी हमारा आदिवासी समुदाय संरक्षित और सुरक्षित हो पाएगा। अन्यथा आप किसी भी, चाहे कोई सरकार के ऊपर भरोसा करो, तो हमारे समुदाय का सुरक्षा और संरक्षण नहीं कर पाएंगे। हमको अगर हमारी सुरक्षा, हमारी संरक्षण करना है तो हमको स्वयं करना पड़ेगा, स्वयं जिम्मेदार होना पड़ेगा और हमको संवैधानिक तौर पे जानकार होना पड़ेगा। क्योंकि जो आज एसटी को जो नौकरी में आरक्षण मिला हुआ है वो आर्टिकल 16(4) के उसमें अनुसार नौकरी में आरक्षण मिला हुआ है। और जो हमारे प्रतिनिधित्व का जो अधिकार मिला हुआ है, अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में आरक्षण दिया हुआ है, 332 के तहत विधानसभा में मिला हुआ है। लेकिन इसमें इस बात को समझने की जरूरत है कि एसटी को क्या बोला है? एसटी को बोला है इमिग्रेंट पीपल। इमिग्रेंट पीपल का मतलब होता है भारतीय विदेशी नागरिक। और जो आदिवासी है जिनको बोला गया है इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस पीपल का मतलब इस देश का ऑनर ऑफ इंडिया, मतलब इस देश का मालिक, मूल बीज, मूल मालिक। तो आज हमारे लोग, हम लोग खुद आज, जैसे आज 9 अगस्त है, हम लोग सरकार से छुट्टी की बात कर रहे हैं। हमारी जो व्यवस्था है, हम लोग मान लीजिए, हम अगर हमारी कोई समस्या है या हमारे पास कुछ कानून कायदे लागू होते हैं तो हम ग्राम सभा के माध्यम से, हम चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे आपका राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, उसके लिए हमारा आदिवासी समुदाय के द्वारा, हमारे जो पूर्ववर्ती ग्राम सभा के द्वारा हम एक आदेश लेटर जारी करने का हमको पावर मिला हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लोग आवेदन निवेदन करते हैं। तो अगर हम अपने आप को मालिक समझते हैं, आप आदिवासी, तो मालिक का काम क्या रहता है? आदेश करना। ऐसा नहीं है कि आप उनसे आवेदन निवेदन करना। तो इन सब चीजें हैं और अभी बहुत से वक्ता भी हैं, इसलिए अब ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। और आज चूंकि सब लोगों का जो कहना चाहिए हार्दिक इच्छा जो है वो गीत संगीत के तरफ लग रहा है, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूं। जय सेवा, जय पुरातन, जय आदिवासी। हमारे बीच में कुछ